हेलो बच्चों, कैंडित एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो को आने में थोड़ा डिले हो गया क्योंकि अदर टीचर्स के भी किया गया था, जैसे कि एसएसटी हो गया और आपका कंप्यूटर जिनका होगा उनके लिए, और साइंस में फिजिक्स का भी टीचर को अवेलेबल कराया गया है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके एग्जाम के व्यू से वो पढ़ा सके। अभी तो टाइम नहीं है कि फुल सिलेबस पढ़ाया जाए आपको, तो वो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा, ठीक है, और जो पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट सेशन से आपके जो जूनियर्स पढ़ेंगे उनके लिए सारे टीचर अवेलेबल होंगे, मैथ इंग्लिश वगैरह सबके टीचर अवेलेबल होंगे। तो उम्मीद है कि आप अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल पे आएँ, वीडियोज़ वगैरह देखें, ठीक है। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई हमारा चैप्टर? तो आवर इन्वायरमेंट है, जो लॉन्ग टाइप का पार्ट 2 है, और इसके सारे लेक्चर्स, इसके पहले के सारे चैप्टर्स के लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और ये वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, अभी एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं है, बस एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना गया है और आपके एग्जाम पे फोकस किया गया है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट स्लाइड के अपने तरफ बढ़ते हैं। क्या है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सनलाइट आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द रीचिंग द अर्थ सरफेस। मतलब क्या है भाई कि एक्सप्लेन करना है हमको, क्या जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे है, रेडिएशन है, जो सनलाइट से निकलता है, वो अर्थ पे आने से कैसे बचता है, कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है? O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनता है भाई, नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर O3 बनता है, ये ओजोन होता है, ठीक है ना। तो ओजोन लेयर होता है स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब कि सबसे ऊपरी स्फीयर में, हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपरी स्फीयर में होता है स्ट्रेटोस्फीयर। तो वो क्या करता है भाई, तो ओजोन लेयर जो है क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आता है वो ऑब्जर्व कर लेता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। उसको क्या करता है भाई कि यूवी क्या बी और यूवी सी में बदल देता है ताकि कम एनर्जी हो जाए उसका, ठीक है ना। तो ऑब्जर्व कर लेता है ताकि हम लोग को डैमेज ना हो, जैसे स्किन कैंसर हो सकता है, आपका आंख खराब हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, मैरीन लाइफ तबाह हो सकता है पूरा। सो इससे बचने के लिए ओजोन लेयर का होना जरूरी है। और ओजोन लेयर कहाँ होता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, जो कि सबसे ऊपर एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। तो चलिए, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे इसको लिखेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या रे, ठीक है। वो प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है भाई? ऑब्जर्व कर लेता है ताकि उसका एनर्जी कम हो जाए और अर्थ पे आते आते बिल्कुल ना मात्रा में रहे, ठीक है। चलिए, तो हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है? तो ओजोन लेयर कंटेन O3 मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ओजोन लेयर कैसे बनता है, ऐसे बनेगा। तो O3 मॉलिक्यूल कंटेन करता है। और क्या है भाई, व्हेन हार्मफुल यूवी रेडिएशन कम फ्रॉम द सन, सन से जब हार्मफुल यूवी रेडिएशन आता है तो क्या होता है, ओजोन क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है मोस्ट ऑफ इट, उसमें से बहुत सारे को क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है। और क्या है भाई, ओजोन कन्वर्ट्स द हार्मफुल यूवी बी और यूवी सी रेज इनटू लेस हार्मफुल हीट एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। वो उसमें मतलब लेस एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देता है। और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस क्या है भाई? तो ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस मैंने बताया कि आपके स्किन कैंसर होने से प्रिवेंट करता है, आपका आंख खराब होने से, जिसे कैटरैक्ट बोलते हैं, और मैरीन लाइफ तबाह होने से बचाएगा, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गया, उस सबको बचाता है, ठीक है। प्लांट्स आपको जो पैडी क्रॉप्स वगैरह हो जाएंगे उसको भी बचाता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे भाई? तो प्रिवेंट स्किन कैंसर, आई डैमेज हो गया, प्रोटेक्ट प्लांट्स एनिमल्स एंड मराइन लाइफ, ये सबको प्रोटेक्ट करता है। और क्या है भाई, तो मेंटेन टेम्परेचर बैलेंस ऑन द अर्थ, अर्थ पे टेम्परेचर बैलेंस को भी मेंटेन करता है, ठीक है ना, टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। और क्या है, विदाउट द ओजोन लेयर लाइफ ऑन द अर्थ वुड बी एक्सपोज टू डेंजरस यूवी रेडिएशन, मतलब बिना ओजोन लेयर के आप सपोज नहीं कर सकते हैं अर्थ पे लाइफ, क्योंकि सारे मराइन लाइफ तबाह हो जाएंगे, आपका पैडी क्रॉप एनिमल्स वगैरह सब तबाह हो जाएंगे, फिर आप अकेले रह के क्या करिएगा, आपको भी स्किन कैंसर हो जाएगा, कैटरैक्ट हो जाएगा। सो ये हमारे क्या है भाई, इंपॉर्टेंस हैं ओजोन लेयर के, यूवी रेडिएशन को जो ऑब्जर्व कर लेता है, ये सब उसके इंपॉर्टेंस हैं, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भाई? अगर आप फर्स्ट समझ गए होंगे तो सेकंड भी समझ जाएंगे, काफी इजी है, और इससे रिलेटेड बस वही क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा कर अलग अलग तरीके से पूछता है, ठीक है। चलिए, तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के डिप्लेट होने का, यानी डिप्लेशन होने का, पतला होने का, थिन होने का क्या कारण है, कौन कौन से कारण, ठीक है। विच डिजीज आर लाइकली टू बी कॉज इफ ओजोन लेयर बिकम थिनर, अगर ओजोन लेयर क्या हो जाएगा भाई,
पतला हो जाएगा तो कौन कौन से डिजीज होने का संभावना रहता है, ठीक है। तो ओजोन लेयर, आप सबसे पहला क्वेश्चन उठेगा कि भाई ओजोन लेयर डिप्लेट कौन करता है? एनिमल। एनिमल में कौन सा एनिमल? तो इंसान। यही लोग डिप्लेट करते हैं। क्या भाई? सबसे पहले तो रेफ्रिजरेटर, एसी, फ्रीज वगैरह ये सब क्या। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेस्ट है भाई, कॉज डिप्लेशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर, एसी, और जो आप लोग शादी पार्टीज वगैरह में स्प्रे मारते हैं वो भी कारण है। और क्या भाई? हैलोजेंस फ्रॉम फायर एक्सटिंग्विशर्स, एक्सटिंग्विशर से, फायर एक्सटिंग्विशर से जो निकलता है उससे भी डिप्लेट होता है। और क्या है भाई? नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम जेट इंजन, जेट इंजन से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है उससे भी डिप्लेट होता है, ठीक है। और एक और है भाई इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट, ये तो मेन रोल प्ले करता है। अगर आप कहेंगे कि भाई हम लोग पार्टीज वगैरह में तो एयरोसोल वगैरह एक ही स्प्रे मारते हैं और इंडस्ट्री से जो इतना केमिकल निकलता है तो उसको बैन होना चाहिए। तो बस यही कि एक कदम स्वच्छता की ओर आप उठाइए उसको, आप करिए, थोड़ा सा बंद करिए, ठीक है। चलिए, तो आगे इंडस्ट्रीज वगैरह से भी पॉल्यूटेंट थोड़ा कम होंगे। तो चलिए, इसके बाद क्या है भाई? डिजीज एंड इफेक्ट। अगर ओजोन लेयर पतला हो जाता है तो इसके डिजीज वगैरह क्या हो जाएंगे भाई? सबसे पहले तो आपका स्किन कैंसर होगा, कैटरेक्ट हो जाएगा, ये सब बीमारी, ऑपैडी क्रॉप वगैरह, आपको सब मैरीन लाइफ तबाह हो जाएगा, यही सब है, ठीक है। तो कैटरेक्ट हो गया, स्किन कैंसर हो गया, इम्यूनिटी सिस्टम आपका वीक हो जाएगा, आप कोई बीमारी झेलिए नहीं पाएगा, लड़ने का ताकत खत्म, इम्यूनिटी सिस्टम खत्म, तो आप फिर स्वाहा, यही होगा। उसके बाद क्या? क्रॉप डैमेज एंड हार्म टू सी क्रिएचर्स, सी क्रिएचर्स में जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन वगैरह हो जाएंगे, उनको हार्मफुल होगा, ठीक है। आगे क्या है? तो 10 ओजोन लेयर इज सीरियस थ्रेट ऑन द लाइफ ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ पे जो जीवन है उसके लिए सीरियस थ्रेट हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज मींट बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन विद द हेल्प ऑफ फूड चेन, एक्सप्लेन हाउ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल ऑकर्स। मतलब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहने का क्या मतलब है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहने का मतलब क्या है कि हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि डीडीटी, बीएचसी, ये सब जो है ट्रॉपिक लेवल पे एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, मतलब इकट्ठा होते चले जाते हैं। और ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं करा जा सकता है, और ये हमेशा यूनिट बढ़ता जाता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये फूड चेन में इंटर हो गया तो इंसान तक पहुंचना है, तो ये बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि भाई क्या हो सकता है, तो हमको इसके किससे मदद से समझाना है? तो एग्जाम्पल के मदद से एक फूड चेन ले लेंगे, उसके एग्जाम्पल से समझा देंगे। तो चलिए कैसे लिखेंगे भाई? तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इट इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स के कंसंट्रेशन में इंक्रीज को बोलते हैं। जैसे हार्मफुल केमिकल्स क्या हो जाएंगे आपके? तो भाई हो जाएंगे डीडीटी, बीएचसी, डीडीटी और बीएचसी हो जाएंगे आपके हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है ना। हार्मफुल केमिकल डीडीटी और बीएचसी एट ईच हायर ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन, मतलब हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ये बढ़ता जाता है, ठीक है। और क्या होता है? दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पहले ही मैंने बताया। और क्या? बिकम मोर कंसंट्रेशन एज वी मूव अप द फूड चेन, फूड चेन में हम जितने हायर ट्रॉपिक लेवल तक जाएंगे, क्या हो जाएगा भाई? इसका कंसंट्रेशन और बढ़ते जाएगा, एनर्जी घटता है, बीएचसी वगैरह ये हार्मफुल प्रोडक्ट है, ये नहीं घटता है भाई, एक्यूमुलेट होते चला जाता है और ज्यादा होते चला जाता है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक भाई, ग्रास हॉपर, ग्रास को कौन खाया? ग्रास हॉपर खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को हॉग, ठीक है। तो मान लीजिए ग्रास हॉपर को हम पेस्टिसाइड से, ग्रास को पेस्टिसाइड से कितना यूनिट डीडीटी दिए? 1 यूनिट डीडीटी दिए, ठीक है ना, 1 यूनिट डीडीटी दिए, 1 यूनिट डीडीटी दिए। तो वो क्या हो जाएगा भाई? नेक्स्ट जब ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा तो उसको कितना यूनिट डीडीटी मिलेगा, ठीक है। तो उसको जो मिलेगा वो हो जाएगा भाई 10 यूनिट डीडीटी मिल जाएगा। अब ग्रास हॉपर को भी खाने वाला फ्रॉग भाई साहब हैं, तो फ्रॉग भाई साहब खा जाएंगे ग्रास हॉपर को, तो इनको मिल जाएगा 50 यूनिट डीडीटी, तो उतना में स्वाहा हो जाएंगे। और फिर बचेंगे फ्रॉग भाई साहब, तो स्नेक जी खाएंगे, तो स्नेक को मिलेगा कितना? 100 यूनिट, 100 यूनिट। और स्नेक को खाने के लिए, ये स्नेक बचा तो ये खाया तो इसको मिल जाएगा 500 यूनिट। ये हाईयर टॉक्सिसिटी लेवल हो जाता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी लेवल हो जाता है, इतना पे सर्वाइव कर पाना तो मुश्किल है, तो वो खत्म हो जाएगा। सो ये बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? हाँ, इफ वी एक्सेसिवली यूज पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट क्रॉप इट मे कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज टू द मैनकाइंड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, मतलब कि हम लोग एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह का, ये मैनकाइंड के लिए खतरा हो सकता है कि, तो ये स्टेटमेंट को हमको जस्टिफाई करना है। तो क्या भाई? तो पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो
आप क्रॉप को तो बचा लेंगे, लेकिन वो क्रॉप में उसके वजह से आप जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है भाई, हानिकारक है, मराइन लाइफ के लिए हानिकारक है। अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो जाएगा, आपका मराइन वाटर पॉल्यूट हो जाएगा, वो सब पॉल्यूट हो जाएगा, सारे तहस नहस हो जाएंगे, स्टेबिलिटी बिगड़ सकता है इससे, ठीक है ना। फूड चेन की स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है, एक्यूमुलेशन होते जाएगा पेस्टिसाइड, क्योंकि ये तो खत्म होगा नहीं, तो एक्यूमुलेट हो जाएगा तो डिजीज हो जाएगा भाई साहब, तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे भाई, तो एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हार्मफुल बिकॉज किसके लिए, तो पेस्टिसाइड जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है क्योंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिस्पोज या डिकम्पोज नहीं करा जा सकता है, ठीक है। और क्या है भाई, दे डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली, ये नेचुरली डिकम्पोज भी नहीं करा जा सकता है। दे इंटर सॉयल वाटर एंड फूड चैन, और फूड चैन वाटर वगैरह में इंटर हो जाते हैं, ठीक है ना। और क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहने का मतलब क्या है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ये एक्यूमुलेट होते चला जाता है, ठीक है ना। और इसकी जो है यूनिट्स बढ़ती चली जाती हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती है, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन करने का मतलब है भाई, द कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड इंक्रीजेज एट ईच ट्रॉपिक लेवल, इस ट्रॉपिक लेवल पे इसके कंसंट्रेशन बढ़ते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग एट द टॉप पे ये है, ह्यूमन बीइंग है, सबको हम खा जाते हैं भाई, तो फूड चेन में ये आ जाएगा, तो गेट द हायर अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी लिख सकते हैं, ऑफ टॉक्सिसिटी तो इंसान खत्म हो जाएंगे। और क्या भाई, हेल्थ प्रॉब्लम, एक्सेस पेस्टिसाइड कॉज क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा आपको। हार्मफुल इफेक्ट ऑन द लीवर किडनी पे हार्मफुल इफेक्ट होगा, डाइजेशन का तो काम यही करता है, गाल ब्लाडर, बाइल जूस वगैरह ये सब होता है। और किडनी में क्या है भाई, तो ब्लड फिल्ट्रेशन, यूरिन फिल्ट्रेशन, ये सब काम करता है, ये सब डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ब्रेन डैमेज, सबसे ज़्यादा ब्रेन डैमेज, ब्रेन डेड, कोमा वगैरह अगर जाना होता है तो ये DDT का यूज बहुत खतरनाक है, इससे ये ब्रेन डेड हो जाता है या ब्रेन डैमेज होता है, तो वो तो बैन हो गया ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर भी जो फूड चेन में एक्यूमुलेशन है उसके वजह से भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। चलिए, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन का इम्बैलेंस हो सकता है, कभी रिलीज होगा, कभी कोनो पार्ट में ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, इसका भी इम्बैलेंस वगैरह चलता रहता है, ठीक। तो ये काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम इशूज होती है। और क्या, इम्यूनिटी वीकनेस, इम्यूनिटी खराब खत्म हो जाएगा, आपको कोई भी बीमारी होगा तो जल्दी सही नहीं होगा। तो यही दिक्कत है कि आपको पेस्टिसाइड के कॉज से ये सब क्या हो जाएगा भाई, दिखने को मिलता है। अभी तो देखने को मिल रहा है भाई साहब ये हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है भाई। छोटे छोटे लड़कों को दाढ़ी वगैरह आने लगते हैं, या फिर बड़े हो जाने के बाद भी किसी के नहीं आती है, ये सब इम्बैलेंस दिखते रहते, ठीक है ना। चलिए, और क्या है भाई, इन्वायरमेंटल डैमेज क्या क्या हो जाएगा भाई, तो किल यूजफुल इंसेक्ट एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, इंसेक्ट को मार देगा। मान लीजिए केंचुआ, अर्थवर्म है, फार्मर के फ्रेंड, जो कि ह्यूमस वगैरह देता है, सॉइल को फर्टाइल करता है, वो तो सॉइल का फर्टिलिटी भी खत्म हो जाएगा, तो फिर वो इन्वायरमेंट पे भी हमारा इफेक्ट करता है। तो क्या, रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी और पॉल्यूट ग्राउंड वाटर कैसे पॉल्यूट हो जाएगा भाई, मान लीजिए आप पेस्टिसाइड खेत में छींटे, बारिश आ गया और बारिश से वो पेस्टिसाइड चला गया भाई तालाब में, नदी में, तो वहाँ से रीस कर पानी नीचे जाएगा, तो अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो जाएगा। सो इनडायरेक्टली इंसान के पास आना ही है, तो इंसान की गलती इंसान के पास ही आती है, ठीक है, इसीलिए सुधारने की जरूरत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और शायद चांस है कि इस एग्जाम में भी पूछे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में ये तो हमेशा ही पूछा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, या तो ऑब्जेक्टिव में मिले तो, शॉर्ट टाइम में मिले तो, लॉन्ग टाइम में मिले तो, लेकिन मिलेगा। क्या है भाई, एक्सप्लेन व्हाई फूड चेन यूजुअली कैन नॉट हैव द मोर देन 3 और 4 स्टेप, मतलब 3 और 4 स्टेप से ज़्यादा नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है, तो भाई 3 और 4 स्टेप के बाद जानते हैं कि 90% एनर्जी लॉस हो जाता है भाई, तो काफ़ी ज़्यादा हायर कंज्यूमर तक जाते जाते एनर्जी बहुत कम हो जाएगा। तो मान लीजिए अब 3-4 स्टेप से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल आप लेंगे, उस 5वां लेंगे, तो उसके पास एनर्जी मिलेगा ना, ये खाने से कोई फायदा होगा नहीं, मिलेगा। जब एनर्जी ना मिले तो खत्म हो जाएगा ऑलरेडी, तो फूड चेन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर में 1000 यूनिट है, उसमें 90% लॉस हो गया, 90% लॉस हो गया, तो हर्बीवोर्स यानी फर्स्ट कंज्यूमर में कितना आया, क्या हुआ भाई, 100 यूनिट आया, क्योंकि ओनली 10% इसको मिला, 90% लॉस हो गया, 90% लॉस हो गया, 10% मिला। और फिर कार्निवोरस से कितना मिला, इसका भी 90% लॉस, तो इसमें कितना मिला, 10 यूनिट मिला। सो इसको क्या बताएगा कि टॉप कार्निवोरस आने तक 1 यूनिट मिलेगा। अब मान लीजिए इसके बाद भी कोई कार्निवोरस आता है, इसको कोई खाता है, तो 1 यूनिट एनर्जी लेकर भाई कर क्या सकता है, कुछ होगा नहीं, वो तो ऐसे ही मर जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो लॉसेस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल, ओनली 10% एनर्जी इज पास
टू द नेक्स्ट लेवल, मतलब कि खाली 10% एनर्जी जो होता है पास होता है नेक्स्ट लेवल पे, 90% लॉस हो जाता है, ठीक है ना। क्या है, सो आफ्टर 3-4 लेवल ऑलमोस्ट नो एनर्जी रिमेंस, मतलब कि उसके बाद कोई एनर्जी बचता नहीं है, तो 4-5 छठा ट्रॉपिक लेवल की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये एग्जांपल तो समझ गए होंगे आई थिंक। यहाँ समझिए, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव ऑन द वेरी लो एनर्जी, मतलब ऑर्गेनिज्म बहुत कम एनर्जी पे सर्वाइव नहीं कर सकता है, ऑर्गेनिज्म बहुत कम एनर्जी पे सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि टॉप कार्निवोरस है तो समझ लीजिए उसको क्या होगा भाई, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। अब यहाँ पे मिल रहा है भाई सब 10 यूनिट, तो ऑलरेडी ये तो खत्म कर चुका है। 1 यूनिट बचा, अब इसको जो खाने वाला होगा उसको कितना एनर्जी मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। सो यहाँ के बाद कम होता है ट्रॉपिक लेवल होने का चांस, बिल्कुल कम होता है। और क्या भाई, हायर कंज्यूमर वुडंट गेट इनफ एनर्जी टू ग्रो एंड सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी मिलेगा नहीं, तो ऐसे ही मरने वाले हैं, खा के भी मरेंगे और ना खा के भी मरेंगे, ठीक है। आगे क्या है, तो स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिक लेवल वुड मेक सिस्टम वीक एंड अनस्टेबल, इसमें से अनस्टेबल और वीक बन जाएगा, क्योंकि हमारा फूड चेन का पैटर्न ही खत्म हो जाएगा भाई, एनर्जी मिलेगा नहीं तो खाकर ही क्या करेंगे, ऐसे भी मरना है और खाकर भी मरना है, तो कोई दिक्कत नहीं है ये। तो इसीलिए भाई 3 और 4 ट्रॉपिक लेवल तक ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर को, ये चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो आपको वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये 5 क्वेश्चन से ख्याल में रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और अपने जूनियर्स को भी हमारे चैनल के बारे में सजेस्ट करेंगे, क्योंकि उनका जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो मार्च से स्टार्ट होगा, और उनका सिलेबस उनके टाइम के अंडर में ही समाप्त कराया जाएगा, क्रैश कोर्स वगैरह सब प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक ना। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, तो अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट करेंगे कि वो हमारे चैनल पे आए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। साइंस के टीचर जैसे बायोलॉजी हो जाएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबके अलग अलग टीचर, और मैथ वगैरह सबके अलग टीचर रखे गए हैं। सो आप लोग अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।